टीवी पे जैसे ही प्रेक्षा ने न्यूज़ देखी, उसके होश उड़ गए। उसने अभ्युदय की तरफ ध्यान से देखा, वो नॉर्मल लग रहा था। उसने फिर से न्यूज़ की ओर नज़र कर ली, जिसमें न्यूज़ एंकर जोर-जोर से माइक पर बोल रहा था। देखिए इन्हें, ये हैं अभमपुर के कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर रणधीर शर्मा और उनके बेटे आलोक शर्मा। इन्हें आज सुबह ही गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों से पता चला है कि इन्होंने काफी सारी गैरकानूनी प्रॉपर्टी बनाई है। ये अभमपुर के मशहूर डॉक्टर अधीर शर्मा के भाई हैं। डॉक्टर अधीर शर्मा को जब अपने भाई के बारे में पता चला था, तो उन्होंने उसे पुलिस में बताने की धमकी भी दी थी, लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही डॉक्टर शर्मा को उन्हीं के घर में मार दिया गया था और इल्जाम उनकी बेटी पर डाल दिया गया था। किसी को नहीं पता कि उनकी बेटी कैसी है और कौन है। डॉक्टर अधीर शर्मा की लाश 2 साल पहले उन्हीं के घर से मिली थी। आज 2 साल बाद उन्हीं के बेटे के साथ गिरफ्तार हुए हैं। तकरीबन 1 महीने से पुलिस की निगरानी में थे। इन्होंने काफी समय बाद बयान दिया है कि इन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने भाई का मर्डर किया है, लेकिन इन्हें भी नहीं पता कि इनकी भतीजी कहाँ है। प्रेक्षा ने टीवी ऑफ कर दी। उसकी आंखों में आंसू की लहर तैर गई। वो चुपचाप बाथरूम में जाकर शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी होकर अपना मुंह दबाकर रोने लगी। 15 मिनट वो ऐसे ही भीगती रही। जब उसे कुछ ठीक लगा, वो चेंज करके बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने देखा कि अभ्युदय खड़ा उसे ही देख रहा है। प्रेक्षा के बाल गीले थे, जिसमें पानी की बूंदें उसके चेहरे पर बारिश की तरह लग रही थीं। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। साफ दिख रहा था वो बाथरूम से रोकर निकली है। अभी वो आगे बढ़ने को हुई, तभी अभ्युदय ने धीमे स्वर में कहा, कुछ भी नहीं बताओगी प्रेक्षा अधीर शर्मा? फिर उसके पास आकर हल्के से बोला, मिसेस प्रेक्षा अभ्युदय राणा। तो किस नाम से बुलाऊं आपको? चलो छोड़ो ये सब और बताओ कि क्या क्या छुपा रखा है अपने अंदर। तुम वहाँ से भी भाग कर आई थी ना? तुम्हें चीज़ों का सामना करना पसंद नहीं है क्या, जो हर जगह भागती रहती हो? जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका सामना करना होता है, यूं भागा नहीं जाता। अब बताओगी क्या हुआ था, क्यों हर चीज़ बंधन लगती है तुम्हें? अब प्रेक्षा का सब्र भी टूट गया। वो नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी, जैसे कितना कुछ है जो उसे काफी समय से घुटने पर मजबूर कर रहा हो, और अब कोई है जिससे वो अपने दिल का दर्द बांट सकती है। प्रेक्षा नीचे बैठी बस रोए जा रही थी। जैसे ही अभ्युदय उसके पास आया, वो थोड़ा पीछे खिसकते हुए बोली, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला और क्या क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? क्या तुम भी मुझे पापा की अभमपुर वाली प्रॉपर्टी के लिए पाना चाहते हो? अगर ऐसा है तो पहले से बता दो। अभ्युदय, पागलपन बंद करो अपना। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मुझे किसी की प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी लेकर क्या करूँगा, जब मैंने अपने पापा का ही बिजनेस ज्वाइन नहीं किया? मुझे सिविल सर्विस करने का अपना सपना पूरा करना है। इतना बोल उसने गुस्से से प्रेक्षा के गालों को अपने हाथों से दबाते हुए फिर से बोला, देखो प्रेक्षा, मेरे सब्र का फायदा मत उठाओ। प्यार है तुमसे, इसलिए तुम्हारी हर गलत बातें झेल लेता हूँ। जिस दिन ये सब्र टूटा, मैं कभी तुम्हारी सूरत भी नहीं देखूंगा। इसलिए प्लीज ऐसी बातें मत करो जिससे मेरा दिल दुखे। उसने आगे बोला, मैं पिछले 1 महीने से तुम्हारे बारे में पता कर रहा, तो तुम्हारे पापा और चाचा के बारे में सब पता चला मुझे। ये भी कि जिस रात तुम्हारे चाचा का मर्डर हुआ, उस रात तुम वहीं थी घर पर, और फिर वहां से रीति को लेकर भागकर यहाँ आई हो। बाकी सोचा था तुम खुद बताओगी, लेकिन तुम तो इल्जाम लगाने पर लगी हो यार। अभ्युदय की बात सुनकर प्रेक्षा को अपनी गलती समझ में आई और उसने बोला, सॉरी अभ्युदय, मैं कुछ ज्यादा बोल गई, लेकिन 2 साल से सबसे छुप रही हूँ, इसलिए तुम्हें भी गलत समझ लिया। अभ्युदय, कोई बात नहीं। अब बताओ तुम उस रात वहाँ करने क्या गई थी? प्रेक्षा, मैं और रीति बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहे हैं, क्योंकि रीति मेरे पापा के दोस्त की बेटी है। जब हम छोटे थे तो रीति और मेरी फैमिली एक ट्रिप पर हम दोनों को लेकर गए थे, जहाँ से आते वक्त हमारा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें सिर्फ मैं, पापा और रीति ही बचे थे। तब से पापा ने मुझ में और रीति में कोई फर्क नहीं किया था। पापा ने पता नहीं क्यों कुछ दिन में हम दोनों को बोर्डिंग में भेज दिया। उसके बाद जब हम फर्स्ट ईयर में थे, तब से कभी मैं कभी रीति पापा से चुपके चुपके मिलने जाते थे। हमारा रिजल्ट आने के बाद हम दोनों ने पापा से मिलने का फैसला किया और 2nd ईयर में एडमिशन के बाद मिलने के लिए तैयार थे, पर पापा ने लास्ट टाइम ही बोला कि अभी नहीं आना, जब मैं फ़ोन करूँगा तब आना। इसलिए मैंने रीति को रूम में छोड़कर ही पापा को सरप्राइज देने का सोच उनसे मिलने पहुंची।
तब मैंने देखा कि पापा और चाचा किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे और भाई भी वहाँ खड़े थे। मैं एक किनारे छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। 2 साल पहले प्रेक्षा जैसे ही डॉक्टर अधीर शर्मा के कमरे में छुपकर उनकी और रणधीर शर्मा की बातें सुनने लगी। डॉक्टर अधीर बहुत गुस्से में बोल रहे थे। मुझे उस समय इतना तो पता था कि हमारा एक्सीडेंट कोई गलती से नहीं हुआ है, कोई पास का है जिसने मेरा घर उजाड़ दिया, लेकिन इतने पास का मैंने सोचा नहीं था। आखिर क्यों तुमने ऐसा किया? मैंने तुम्हें रहने के लिए घर दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी ली और तुमने गलत रास्ते अपनाए और आज भी तुम्हारा इतना बड़ा गैर कानूनी व्यापार चल रहा है। यही नहीं, तुमने अपने बेटे को भी इसमें शामिल कर लिया। अभी भी समय है, मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ, तुम दोनों अभी खुद सरेंडर कर रहे हो। इतना बोल उन्होंने जैसे ही पुलिस को फ़ोन लगाया, आलोक ने उनका फ़ोन हाथ से लेकर दूर फेंक दिया, उनका हाथ पकड़कर पीछे मोड़ दिया और बोला, बड़े पापा, वो प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देते तो नहीं, आपने हर चीज़ अपनी बेटी के नाम कर दिया और एक हॉस्पिटल बचा तो उसे भी उस अनाथ रीति के नाम कर दिया। बड़े पापा, मुझे कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैंने सब कुछ वापस लेने का सोचा तो क्या गलत किया? इसके बाद रणधीर शर्मा ने टेबल से फ्रूट नाइफ लेकर उनके गले में एक लंबी लाइन खींच दिया। डॉक्टर अधीर गिर गए और तड़पने लगे। वहीं प्रेक्षा ने अपने पापा को खून से लथपथ देखा, अपने मुंह पर हाथ रख लिया और आंसुओं की डोर उसके गालों को भिगोने लगी। तड़पते हुए डॉक्टर अधीर की नज़र पर्दे के पीछे छिपी रोती हुई प्रेक्षा पर जैसे ही पड़ गई, उन्होंने उसे इशारे से ही अपने हाथ को धीरे से हिलाते हुए उसे भागने को कहा। वो तुरंत ही वहाँ से निकली, लेकिन भागते हुए दरवाजे से टकरा गई। तभी आलोक की नज़र उस पर गई। वो चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन फिर भी उसने चिल्लाकर कहा, पापा, उस लड़की ने सब सुन लिया, मुझे लगता है वो प्रेक्षा है पापा, अब क्या होगा? जब तक मिस्टर रणधीर के गार्ड उसे पकड़ते, प्रेक्षा वहाँ से बहुत दूर निकल चुकी थी। वर्तमान में वहाँ से भागने के बाद की सारी बातें प्रेक्षा ने अभ्युदय को बताया। अभ्युदय की भी आंखों में आंसू थे। उसने प्रेक्षा को गले से लगा लिया। आज प्रेक्षा का मन भी हल्का हो गया था। वो अभ्युदय के गले लगी रोती रही। बहुत देर तक ऐसे ही गले लगे हुए ही प्रेक्षा ने जब कोई हलचल नहीं की तो अभ्युदय ने देखा प्रेक्षा उसकी बाहों में बेहोश झूल गई है। उसने उसे बेड पे लिटाया और डॉक्टर को कॉल लगा दिया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बोला, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई हैं और इनका बीपी भी लो है। मैंने मेडिसिन दे दी है, मैं चलता हूँ, आप इनका ध्यान रखिए। कुछ देर वहाँ उसका हाथ पकड़कर बैठा रहा। फिर कुछ देर बाद उसकी भी आंख लग गई। जब प्रेक्षा की आंख खुली, उसने देखा अभ्युदय उसका हाथ पकड़े हुए बैठे हुए ही सो गया है। उसने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से निकाला। अभ्युदय ने आंख खोल दिया और उसकी तरफ देखने लगा। अभ्युदय, क्या अब तुम ठीक हो? इतना सुनते ही प्रेक्षा के दिमाग में सारी बातें घूम गईं। वो लड़खड़ा गई। उसे पकड़ते हुए अभ्युदय ने कहा, अब तुम अभमपुर जा सकती हो, कोई खतरा नहीं है। प्रेक्षा आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कुराहट के साथ, हम मेरे बॉस के बेटे की शादी के बाद जा रही रेडी होकर, ऑफिस भी जाना है। इतना बोल उसने कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद प्रेक्षा कंपनी में थी। तनय के केबिन में वो रीत के साथ खड़ी थी। रीति, देखा ना, मैं ना कहती थी तनय थोड़ा खिसकी हुई खोपड़ी का पागल लगता है। हमें अपने केबिन में बुलाकर खुद बाहर एंजॉय कर रहा होगा। क्या जरूरत थी तुझे अपने काम को छोड़कर यहाँ आने की? प्रेक्षा यार, सीनियर हैं वो हमारे, थोड़ा तो तमीज रख उनके लिए। ऑफिस में कोई क्या ही एंजॉय करेगा, बोलने से पहले सोच तो लिया कर। रीति, ओके चल, सोच लिया। और बता, तेरा आशिक पति कैसा है? वैसे प्यार तो बहुत करता है तुझे। फिर तिरछी नज़रों से देखते हुए आगे बोली, तभी तो तुझसे भी रुका नहीं गया, आधी रात को ही भागकर शादी कर ली। इतना बोल वो हंसने लगी। तभी तनय केबिन में आते हुए बोला, किसने भागकर शादी कर ली? रीति, प्रेक्षा ने। तनय हैरानी से, कब और क्यों? फिर प्रेक्षा की ओर देखते हुए, क्या तुम्हें पता है अभ्युदय तुम्हें पसंद करता है? रीति ने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, अरे कैसे दोस्त हो तुम, अपने ही दोस्त की कोई खोज खबर नहीं रखते हो। और एक मैं हूँ जो ये तक बता सकती हूँ कि मेरी दोस्त एक लड़के के लिए मुझे रात के कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड में भागी थी। प्रेक्षा गुस्से में उसे घूरते हुए, रोज एक ही बात का ताना देना जरूरी है क्या? रीति, बहुत जरूरी है, एक ही तो दोस्त रही मेरी बचपन से, आज तक उसने भी अपनी शादी में शामिल होने का मौका नहीं दिया, तो बुरा नहीं लगेगा क्या? फिर मुंह बनाते हुए दोबारा बोली, इतनी कंजूसी से पैसे बचाकर करेगी क्या? वो तेरा आशिक पति है,
तेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए। प्रेक्षा दांत मिसमिसाते हुए उसे घूरा और बोली, तनय सर, आपकी फाइल टेबल पर रख दी है मैंने, और तू दोस्त नहीं दुश्मन लगने लगी है आजकल मुझे। इतना बोल वो गुस्से से वहां से चली गई। तनय हैरानी से, तुम अपनी दोस्त को ऐसे ट्रीट करती हो रीति? और नहीं तो क्या, अब उसके साथ रोमांस तो कर नहीं सकती ना, उसका आशिक पति जान ले लेगा मेरी। तनय, क्या मैं जान सकता हूँ वो कौन है जिससे प्रेक्षा ने शादी कर ली? रीति, अरे वही तुम्हारा दोस्त, और कौन? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है ना? तनय सदमे में था कि रीति की अगली लाइन सुन के झटके से रीति को देखा, जैसे कहना चाहता हो कि पागल हो क्या? रीति, ज्यादा हैरान मत हो। तुम्हें क्या ये नहीं समझ आता कि अगर प्रेक्षा उसके अलावा किसी दूसरे से शादी करती तो आज अभ्युदय प्रेक्षा के पति के मर्डर के इल्जाम में जेल में होता? तनय कुछ बोलता उसके पहले ही केबिन में रखा फोन बजने लगा। तनय ने कुछ देर बात की, फिर फोन रखकर बोला, कल सर की शादी में तुम प्रेक्षा के साथ आ जाना, एड्रेस सेंड कर दिया है और अब तुम अपनी बकवास लेकर जा सकती हो यहाँ से। रीति गुस्से में, हाँ हाँ जा रही हूँ, मैं कौन सा केबिन में तुमसे शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ। इतना बोल रही थी तुनकते हुए वहां से चली गई। तनय अपने बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराहट के साथ खुद से ही बोला, अरे तो कर लो ना शादी, मैं खुशी से जीवन भर तुम्हारी नॉन स्टॉप बकबक सुनने को तैयार हूँ, और अब मुझे अभ्युदय से बात करनी होगी। इतना बोल उसका नंबर डायल करने लगा। तनय ने फोन लिया ही था कि उसके कान में रीति की आवाज़ सुनाई दी, जो कुछ सामान लेने वापस केबिन में आई थी। रीति, मैं तुम्हारे जैसे छुई मुई नाजुक से लड़के से शादी क्यों करूंगी, जबकि मुझे पता है कि शादी के बाद इस नाजुक लड़की टाइप के कोमल लड़के को मुझे पालन पोषण करना पड़ेगा। इतना बोल उसने अपना सामान लिया और एक आंख बिंग करते हुए केबिन से बाहर चली गई। तनय ने अपना सर पीट लिया। प्रेक्षा और रीति ऑफिस के बाद शादी में जाने की तैयारी कर रही थी। रीति, वैसे क्या तूने बॉस के बेटे को देखा है? प्रेक्षा, नहीं यार, लेकिन ऑफिस में बातें बहुत सुनी हैं। उनकी मंगेतर 5 साल के बाद कोमा से रिकवर हुई है और अब दोनों की शादी हो रही है। उनका छोटा बेटा भी 5 साल से घर नहीं आया है, शायद इस शादी में वो भी शामिल हो। चल जल्दी रेडी हो जा, शादी में जाना है। शादी में मिस्टर दिग्विजय राणा, मिसेस करुणा दोनों मेहमानों में बिजी थे। तभी प्रतिभा जी पास में आई और बोली, मेरा अभी आ गया क्या? मिस्टर दिग्विजय, आ जाएगा माँ, वो जरूर आएगा, आप परेशान ना हो। प्रतिभा जी जैसे ही मुड़ी, सामने अभ्युदय खड़ा था। ब्लैक 3 पीस सूट में वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। प्रतिभा जी आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए, अभी भूल गया था कि हम सबको कितनी देर लगा दी तूने आने में। अभ्युदय, अब आ गया दादी, अब नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर, बस कुछ काम है जो पूरा कर लूं, फिर तो यहीं रहूंगा आप सबके साथ। अब चलो मेरे साथ, भाई की शादी एंजॉय करें। इतना बोलकर दादी को लेकर वहां से आगे बढ़ गया। रीति और प्रेक्षा जैसे ही अंदर आई, उनकी नज़र सीढ़ियों से आती क्रिया पर गई। 5.3 हाइट, गेहुआ रंग, उसकी काली बड़ी आंखें बहुत ही साधारण लग रही थीं। उसने नॉर्मल मेकअप के साथ सुर्ख लाल रंग का लहंगा कैरी किया हुआ था। रीति, यार मुझे लग रहा मैम इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। प्रेक्षा, चुप रहे, सब हमें नॉर्मल इंसान समझ रहे हैं, तू अपना पागलपन मत दिखा, नहीं तो शादी से तो धक्के मारकर निकाल देंगे, साथ ही कल ऑफिस से भी निकाल देंगे। तो प्लीज यार, अब चुपचाप शादी देखकर घर चलते हैं। चल सर से मिल लेते हैं। दोनों जैसे ही मिस्टर दिग्विजय के पास गईं, उन दोनों ने देखा कि वो मिसेस करुणा जी के साथ बहुत खुश होकर कुछ बात कर रहे हैं। तभी प्रेक्षा बोली, नमस्ते सर, शादी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिस्टर दिग्विजय, अरे धन्यवाद, लेकिन शुभकामनाएं शादी वाले जोड़े को देना है बेटा, उन्होंने बड़े प्यार से बोला। मिसेस करुणा बहुत गौर से प्रेक्षा को देख रही थी। गोरा रंग, भूरी छोटी आंखें, तीखे नैन नक्श के साथ उसने येलो नेट हैवी साड़ी विद ब्लैक ब्लाउज पहने हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी उनकी नज़र उसके गले में पड़े मंगलसूत्र और मांग में भरे सिंदूर पर गई। उसने हाथों में सुहाग चूड़ा पहन रखा था। ये सब देख उनकी सोच को विराम लग गया। उन्होंने हल्के से बोला, तुम्हारी शादी हो गई क्या बेटा? वैसे इतनी जल्दी शादी कर ली तुमने? उनकी बातें सुन प्रेक्षा awkward सा फील करने लगी और जैसे कुछ बोलने को हुई, तभी रीति तपाक से बोल उठी, वो आंटी जी, इसने अपने आशिक पति के साथ भागकर शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। बताओ आंटी जी,
अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कोई ऐसा करता है क्या? इसने मुझे बहुत निराश किया और इसके उस आशिक पति ने भी मुझे धोखा दिया, जबकि मैंने उसकी कितनी मदद की थी। उनके पीछे अभ्युदय अपनी दादी के साथ खड़ा खांसने लगा तो सबने उसकी तरफ देखा। वो थोड़ा परेशान सा लगा। दूसरा रीति की बातें वह सुन चुका था। तभी सबने एक साथ बोला, अरे तुम्हें क्या हुआ? तभी रीति ने फिर अपना मुंह खोला, यही तो हमारी छोटी सी प्रेक्षा के लंबे से आशिक पति हैं, जिनके साथ ये आधी रात को भागी थी। उसकी बात सुनकर प्रेक्षा खिसियानी हंसी हंसते हुए थोड़ी शर्मिंदगी से बोली, वो आंटी ये थोड़ा मजाक ज्यादा करती है, आप इग्नोर कीजिए इसकी बातों को। इतना बोल वो अभ्युदय के पास आकर बोली, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज तो आपके बड़े भाई की शादी थी ना। फिर जैसे ही इसके मन में कुछ खटका सा लगा, उसने हैरानी से अपनी चारों ओर देखा तो पाया कि उसके बॉस की फैमिली भी हैरानी से उसे ही देख रहे हैं, खासकर अभ्युदय के बगल में खड़ी वो बूढ़ी दादी। उसने अभ्युदय को देखा। उसने अपने बालों में हाथ फेरकर हाँ में गर्दन हिला दिया, जैसे कह रहा हो कि तुमने बिल्कुल सही सोचा। रीति जैसे कुछ समझने की कोशिश करती हुई बोली, अब इसे क्या हुआ और तुम कैसे पति हो? मैंने तुम्हें सिर्फ प्रेक्षा के रूम से बाहर जाने का बताया था और तुमने शादी कर ली। और तुम्हारी बीवी, उसकी तो बात ही निराली है। मुझ पे गुस्सा हो रही है। मैंने क्या गलत कर दिया तुम लोगों के साथ? अभ्युदय बेचारा सा मुंह बनाते हुए पहले प्रेक्षा रीति को देखा, फिर अपनी दादी की तरफ, फिर अपने पापा और माँ को देखते हुए धीरे से बोला, तुमने कुछ गलत नहीं किया रीति, बस गलत होने का ये समय बिल्कुल सही नहीं था। तभी मिस्टर दिग्विजय की कड़क आवाज सुनाई दी, चलो पहले प्रभाव की शादी में शामिल हो सब लोग, फिर घर चलकर बाकी बातें होंगी। उन्होंने सब लोग में ज्यादा जोर देकर बोला और मंडप में आकर खड़े हो गए। उनके पीछे पीछे बाकी सब भी चले गए। अभ्युदय सोचता रह गया कि ये सब अभी क्यों हो गया। भाई की शादी के बाद मैं खुद सबको ये सच बताने वाला था। इस रीति के पास सच में कम दिमाग है। शादी के बाद एक बड़े से हॉल में मिस्टर दिग्विजय के सामने फैमिली के सब लोग खड़े थे और एक किनारे में अभ्युदय और प्रेक्षा खड़े हुए थे। उन्होंने एक नज़र उन दोनों की ओर देखा और फिर बाकी सबकी ओर देखते हुए प्रभाव से बोले, आप क्रिया बेटा के पास जाएं। और हाँ, कॉलेज में रिजाइन वाला काम पूरा कर दिया है ना? प्रभाव, जी पापा कर दिया है। इतना बोलकर वो सीढ़ियों से बढ़ता हुआ आगे चला गया। मिस्टर दिग्विजय, हाँ तो अब तुम दोनों को कुछ कहना है? अभ्युदय, पापा वो मैं। मिस्टर दिग्विजय, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। शादी कोई मजाक है क्या जो जाकर खुद कर लिया? घर वालों की सलाह तो दूर की बात, उन्हें बताना भी जरूरी नहीं लगा। अभी यही शिक्षा मिली है तुम्हें हमसे? शादी ही करना था तो बात करते हमारे पास आकर, ये कैसा तरीका था? प्रेक्षा ने आगे बढ़कर बोला, सर हमने तो मना कर दिया था शादी के लिए, इन्होंने ही उस टाइम हमें फोर्स किया था। मिस्टर दिग्विजय गुस्से में अभ्युदय को घूरते हुए बोले, अगर इसने ऐसा किया था तो आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकती थी बेटा। आप एजुकेटेड हो, फिर ऐसे शादी कर ली आपने। प्रेक्षा, सर हम इस शादी के लिए इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि हम हमारी वजह से अभी को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, और पुलिस के पास जाते तो हमारे अंकल को पता चल जाता कि हम यहाँ हैं, और फिर हमारी वजह से हमारे अंकल इन्हें हमारी प्रॉपर्टी की वजह से नुकसान पहुँचाते, जैसे हमारे पापा के साथ किया। इतना बोल उसने अपना सर झुका लिया। मिस्टर दिग्विजय, तो बेटा आप हमारे पास आती ना, हम आपकी मदद करते। अभ्युदय उनकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, पापा मैंने जल्दी में शादी कर ली क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था, और ये मुझे छोड़कर इस शहर से हमेशा के लिए जा रही थी, वो भी बिना बताए। मिस्टर दिग्विजय, तो अब आप दोनों क्या चाहते हैं? प्रेक्षा सर झुकाए खड़ी थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या बोले। तभी अभ्युदय बोला, पापा मैं एक मौका चाहता हूँ प्रेक्षा से। मिस्टर दिग्विजय, ठीक है, मैं 15 दिन का समय देता हूँ। उसके बाद भी अगर प्रेक्षा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगी तो तुम उसको परेशान करना छोड़ दोगे। और एक बात, अभी तुम्हारे सिविल सर्विस के मेन रिजल्ट क्लियर हुए तो ठीक, नहीं तो ऑफिस ज्वाइन कर लेना। अब जाओ तुम अपने फ्लैट। प्रेक्षा बेटा, अब से आप यहीं रहेंगी, और रीति बेटा आप भी। अब जाओ आप दोनों रेस्ट करो, कल ऑफिस से लीव ले लो और अपनी शिफ्टिंग कर लो। अभ्युदय, पापा अब मैं भी घर में ही रहूँगा। 2 दिन बाद प्रेक्षा और रीति टीवी देखते हुए बातें कर रही थी। तभी कमरे में मिस्टर दिग्विजय आए। दोनों लड़कियां तुरंत खड़े होकर बोलीं, अरे सर आप, कुछ काम था क्या? मिस्टर दिग्विजय,
अब आप दोनों हमारी बेटियां हैं, तो आप हमें पापा बुला सकती हैं। अभी के साथ आपका रिश्ता हो या ना हो, फिर भी आप हमारी बेटी रहेंगी। हम बस इतना कहने आए थे कि ये घर आपका ही है और कोई ज़रूरत हो तो आप अभी की माँ को बोल सकती हैं। अब हम जा रहे हैं, आप अपना ध्यान रखो और हाँ, कुछ दिन आराम करो। इतना बोल वो वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद रीति ने बोला, यार तेरे ससुराल वाले तो बड़े अच्छे हैं। तभी प्रेक्षा बोली, घर में सब बहुत अच्छे हैं, बस ये नीम चढ़े करेले से ही डर लगता है मुझे। रीति, और वो क्यों? प्रेक्षा, पता नहीं क्यों, बहुत घबराहट सी होती है जब वो पास आते हैं। रीति, मतलब मैडम को भी अपने पति से प्यार होने लगा है। प्रेक्षा, अपनी बकवास बंद कर दे, मैं बता रही हूँ। रीति, वैसे मैं कुछ और भी सोच रही थी। प्रेक्षा ने उसकी बात बीच में काटती हुई बोली, तू ज़्यादा मत सोच, नहीं तो खत्म हो जाएगा। रीति, क्या खत्म हो जाएगा? प्रेक्षा, वही जो तुम्हारे पास नाम मात्र को है। रीति, क्या? दिमाग की बात कर रही है वो। इतना बोलते हुए अभ्युदय उन दोनों के पास आ गया और फिर से बोला, तुम्हारी दोस्त तुम्हें कम दिमाग वाली बोल रही है रीति। प्रेक्षा अभ्युदय की बात सुन उसे गुस्से से घूरने लगी और रीति की ओर पलटकर बोली, ऐसा नहीं है रीति, ये तो कुछ भी बोलते हैं ना। इतना बोल वो रीति की तरफ बढ़ने लगी। तभी रीति बोली, यार मैं जा रही, मुझे कुछ काम याद आ गया। उतना बोल वो वहाँ से आगे बढ़ गई। अब कमरे में प्रेक्षा और अभ्युदय बस बचे हुए थे। अभ्युदय को देखकर प्रेक्षा बोली, कुछ काम था क्या आपको? हाँ, वो मुझे तुम्हें कुछ बताना था। बोलो। मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है सिविल सर्विस की, तो मुझे वहीं जाना होगा। कभी कभी लगता है मैंने तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन तुम्हारे मन में अपने लिए जगह नहीं बना पाया। हो सके तो माफ़ करना मेरी गलती के लिए। पापा की बात सुनकर मुझे लगा कि सच में मुझे कोई भी फैसला तुम्हारी मर्जी के साथ करना चाहिए था, लेकिन मैंने सोच लिया है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन इन 20 दिनों में अगर तुम्हें यही लगा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, तो आगे जो तुम्हारा फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। अब मैं चलता हूँ, पैकिंग भी करनी है। इतना बोलकर अभ्युदय बिना प्रेक्षा की बात सुने वहाँ से चला गया। प्रेक्षा को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। अचानक से अभ्युदय कैसे बात बिना सुने ही चला गया। अब उसे भी लगने लगा था शायद उसने उसे ज़्यादा ही दुखी कर दिया, तभी उसने ये फैसला किया है। इधर अभ्युदय फ्लैट से जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी तनय वहाँ आते हुए बोला, क्या हुआ तुझे? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरा सपना पूरा हुआ। वैसे तूने अभी तक बताया क्यों नहीं कि तेरी पोस्टिंग किधर मिली है? अभ्युदय, पोस्टिंग का जानकर क्या करेगा यार? वैसे भी अब सोच रहा कि यहाँ से जाकर सब कुछ कैसे भूलूंगा। आज तक प्रेक्षा ने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। शायद मेरे जाने के बाद वो अच्छा फील करे जितना उसके लिए सोचता हूँ। मुझे अब गिल्टी फील होने लगा है यार। मैं ऐसा तो नहीं था, अब बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। वैसे भी रात भर पापा की बातें जहन में चलती रही थी कि मुझे बिना उसकी मर्जी जाने शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं सो भी नहीं पाया कल। इतना बोल वो फिर से कुछ सामान रखने लगा। आज तनय को भी उसके लिए बुरा लग रहा था। उसने कभी उसे इतना दुखी नहीं देखा था। उसने मन ही मन कहा, शायद अंकल की बातों ने इसकी हिम्मत तोड़ दी। प्रेक्षा, मुझे लगता है कि तुम भी पछताने वाली हो। अब तनय को एक पल भी रुका नहीं गया। वो बोला, कल स्टेशन पर ड्रॉप कर दूंगा, मेरा वेट करना। इतना बोल वो वहाँ से चला गया। दूसरे दिन तनय उसे स्टेशन पर ड्रॉप कर ऑफिस के लिए निकल गया। अभी तक घर पे किसी को नहीं पता था कि वो जा चुका है। सुबह को प्रेक्षा अभ्युदय से मिलने गई तो उसका फ्लैट लॉक देखकर उसे लगा वो कहीं गया होगा। फिर कुछ सोचकर उसने अभ्युदय को कॉल लगाया, लेकिन कॉल नहीं लगा। मन मारकर वो वापस घर आ गई। कुछ दिनों बाद जब घर में सबको अभ्युदय के फैसले के बारे में पता चला तो घर पे भी सब परेशान हो गए। अब तो प्रभाव और क्रिया भी अपने हनीमून से आ चुके थे और प्रभाव ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। अब प्रेक्षा क्रिया और बाकी घर वालों से घुल मिल गई थी, लेकिन अब उसे हर वक्त अभ्युदय की यादें घेरे रहती थीं। लेकिन अभ्युदय जैसे यहाँ से हर चीज़ भूलकर चला गया था। ना खुद फ़ोन करता था, ना उसके या घर वालों के फ़ोन रिसीव करता था। उसके दूर जाते ही प्रेक्षा को एहसास हुआ कि उसे अभ्युदय से कितना प्यार है। उसकी यादों के साथ अब वो अभ्युदय के परिवार को ही अपना परिवार समझकर संभालने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अभ्युदय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि उसने प्रेक्षा को 20 दिन सोचकर फैसला लेने को बोला था। 3 महीने बाद प्रेक्षा क्रिया के साथ बैठी रो रही थी। क्रिया ने उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा,
चिंता मत करो प्रेक्षा, अभी तुम्हें बहुत प्यार करता है, वो जल्दी ही वापस आएगा। प्रेक्षा, लेकिन कब भाभी? 3 महीने हो गए, ना तो वो खुद फ़ोन करता है, ना मेरा फ़ोन रिसीव करता है। क्रिया, ये आदमी की सोच ही ऐसी है यार, जब हम इनके लिए मर रहे होते हैं तभी इन्हें हमारी फिक्र होती है। अब मुझे ही देख लो, जब मैं हॉस्पिटल में पड़ी थी तब कहीं प्रभाव ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था। इसका मतलब अभी के वापस आने के लिए प्रेक्षा को मरना होगा। भाभी, जब ये मर ही जाएगी तब इसके आशिक पति किसके पास आएंगे? ऐसा बोलकर एक उंगली को सोचने की मुद्रा में करते हुए रीति कमरे में दाखिल हुई और उसकी ये बिना सिर पैर की बात सुनकर प्रेक्षा के गले में पानी फंस गया और वो जोर जोर से खांसने लगी। प्रेक्षा को खांसते देखकर रीति फिर बोली, अब क्या हुआ? जब प्यार किया तो डरना क्या? अब क्या तू अपने प्यार के लिए तू मर भी नहीं सकती है? यही तेरा सच्चा प्यार है। अरे मैं तो अपने प्यार के लिए अपने प्यार की अच्छी पिटाई भी कर सकती हूँ। इतना बोल वो अपने बालों को झटके से पीछे करते हुए जाकर उन दोनों के बीच में ही बैठ गई। प्रेक्षा, जो पहले से ही परेशान थी, रीति की बात सुनकर भड़कते हुए बोली, मेरा तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कहीं मैं तुझे ही ना मार दूं, क्योंकि जैसी तेरी हरकतें हैं तो किसी ना किसी दिन किसी के हाथ से तो मरेगी ही। फिर उसकी तरफ उंगली करते हुए फिर से बोली, इसलिए बोल रही, सुधार ला अपनी हरकतों में। उन दोनों की बातों के बीच आते हुए क्रिया ने बोला, हाँ, आज मैं भी प्रेक्षा से सहमत हूँ। देखो रीति, अब तुम्हारी भी शादी होगी। बताओ, अगर तुम्हारा होने वाला पति तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनेगा तो क्या सोचेगा? रीति जैसे ही कुछ बोलने को हुई तभी वहाँ मिसेज करुणा, अभ्युदय और प्रभाव की माँ आते हुए बोली, तुम तीनों यहाँ झगड़ रही हो? वहाँ माँ जी कब से तुम तीनों का इंतजार कर रही हैं। चलो अब चाय पीते हुए बातें करेंगे। इतना बोलकर करुणा जी अपने साथ उन तीनों को लेकर बाहर आ गईं, जहाँ प्रतिभा जी, अभ्युदय की दादी बैठी थी और उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन सबके आते ही उन्होंने उन सबको पास बुलाकर बोली, सही समय में आई हो तुम चारों। और इतना बोलकर उन्होंने उस बॉक्स में से 4 अंगूठियां निकाली और उन चारों को देती हुई बोली, ये जब मैं तुम सबकी उम्र में थी तब पहना करती थी। मेरी माँ ने बहुत प्यार से मेरे लिए 5 रिंग बनवाया था, एक तो मैं हमेशा पहनती हूँ। बोलते हुए उन्होंने अपने हाथ की उंगली दिखाई और बाकी की 4 मैंने रख दी थी। आज जब मैं कुछ पुरानी चीजें देख रही थी तब ये मुझे मिली तो सोचा तुम सबको भी दे दूं। मेरी माँ का आशीर्वाद है इसमें। मिसेस करुणा के साथ साथ उन तीनों ने भी उस रिंग को अपने हाथ में डालकर एक साथ बोली, ये तो बहुत खूबसूरत है दादी माँ। मिसेस करुणा, हाँ माँ, आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। माँ, आप देखो ना, आपका नालायक पोते का 3 महीने से कोई अता पता नहीं है, और दूसरा उसका वो एक और नालायक दोस्त तनय। वैसे तो उसे सब पता होता था, लेकिन अभी के बारे में जुबान बंद कर रखी है उसने भी। तभी वहाँ तनय आते हुए बोला, आंटी मुझे याद कर रही थी क्या? तनय को आते देख रीति कुछ चिढ़ते हुए बोली, अरे देखो तो कौन आया है, हमारे नाजुक से सर, जिनसे एक काम भी नहीं होता है। वैसे आपको कोई याद नहीं कर रहा है, बस दादी माँ जानना चाहती हैं कि अभ्युदय सर कहाँ हैं। इतना सुनते ही तनय सीरियस होते हुए बोला, वो आ जाएगा दादी माँ, आप फिक्र ना करें, वो बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी आप सबको भी लगता है ना कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, तो समझ लीजिए उसने खुद को सजा दे दी है आप सबसे दूर रहकर। इतना बोलकर वो प्रेक्षा के पास जाकर धीरे से बोला, वैसे अभी ने बोला था एक बार मुझसे कि जिन लड़कियों की हाइट कम होती है वो अपनी जुबान से लंबे लड़कों को मात देने में अव्वल होती हैं। अब देख लिया मैंने, तुमने और तुम्हारी छाता ने अभी को बहुत बुरी तरह से मात दे दिया। इतना सुनते ही आज 3 महीने बाद प्रेक्षा ने अपने पहले वाले अवतार में बोला, आने दो तुम्हारे सुनालायक दोस्त को, टांगे न तोड़ दी तो प्रेक्षा अभ्युदय राणा नाम नहीं है मेरा, समझे? परेशान करके रख दिया है पूरे घर को। 20 दिन में आने को बोल के 3 महीने से आज़ाद घूम रहा है। इतना बोल वो गुस्से में जाकर दादी माँ के पास बैठ गई और तनय भी मुस्कुराते हुए ये बोलकर निकल गया, मैं शाम को आता हूँ आंटी, अभी कुछ काम याद आ गया। इन सब बातों में किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि तनय के हाथ में जो फ़ोन था उसकी स्क्रीन में अभी नाम शो हो रहा था, लेकिन कोई था जिसकी नज़र पूरे समय तनय के फ़ोन पर ही थी। अनजान जगह में एक अंधेरे कमरे में नाइट बल्ब की हल्की नीली रोशनी में एक आदमी बार बार टेबल लैंप को ऑन ऑफ कर रहा था। उसके हाथ में एक फोटो फ्रेम था जिसमें एक लड़का किसी लड़की के साथ खड़ा था।
शायद वो किसी के शादी में गए थे। उस आदमी ने फोटो को देखते हुए कहा, क्या सच में तुम चाहती हो मैं वापस आ जाऊं? सच कहूं तो मेरी हिम्मत नहीं थी तुम्हारे सामने आने की कि कहीं तुम 20 दिन के बाद ही शादी खत्म करने का फैसला ना ले लो। लेकिन जब कल तुम्हारी आवाज़ सुनी तो ये दिल फिर से बेचैन हो उठा, तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए। इतना बोल उसने फोटो वाली लड़की को एक बार फिर बहुत प्यार से देखा और उस फोटो को लेकर बेड में लेट गया। शायद उसे ये फोटो फ्रेम लेकर सोने की आदत सी हो गई थी। इधर एपीआर इंडस्ट्री के एक केबिन में तना बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी उसके केबिन में कोई जल्दबाजी में अंदर आया। तना ने फाइल देखते हुए ही बोला, ऑफिस में कम से कम मेरी इजाज़त ले लिया करो मिस रीति। और इतना बोलकर उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसने नोटिस किया कि आज रीति का फेस गुस्से से लाल हो रखा था। ये देख तना ने पूछा, क्या हुआ? यूं किसी बात को लेकर गुस्सा हो? रीति, तुम्हें उससे क्या? बड़े ढीठ किस्म के इंसान हो तुम, और तुम्हारा वो दोस्त भी। तुम दोनों सबसे छुपकर एक दूसरे के कनेक्शन में हो और यहाँ हमारे सामने दिखाते हो कि वो अपनी आशिकी का टोकरा लेकर यहाँ से दूर चला गया है। ये प्रेक्षा घुलती जा रही है, ये सोचकर कि उसका वो आशिक पति नाराज है उससे। तभी उसकी बात बीच में ही काटते हुए तना ने बोला, कभी रिस्पेक्ट से उसका नाम भी ले लिया करो, तुम्हारी दोस्त का पति है वो। बस फिर क्या था? रीति का कंट्रोल खुद पर से खत्म हो गया और वो ऑफिस में चारों तरफ नजर डाली। उसकी नज़र पास रखे पेपर वेट पर पड़ी और उसने उसे हाथ में लेते हुए बोला, तुम्हारे दोस्त को तो बाद में देखूंगी। प्रेक्षा शांत हो गई है, लेकिन मैं आज भी वही हूँ। इतना बोलकर वो तना की तरफ दौड़ी। तना, हे बेट, मुझे सच में लग जाएगी यार। क्या कर रही हो तुम? क्या किया है मैंने जो मुझे मारने के लिए पीछे पड़ी हो? मेरी तो शादी भी नहीं हुई है अभी तक। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? इतना बोलकर तना ने रीति का हाथ पकड़ लिया। रीति, मेरा ये होगा कि तुम्हारे बाद मैं तुम्हारी जगह प्रमोशन लूंगी। तुमने किया क्या है? क्या सच में तुम्हें नहीं पता? कल मैंने देखा था तुम्हारा फ़ोन जिस पे अभी नाम का रिसीव हो रखा था। मतलब उसने कल की हमारी सारी बातें भी सुनी होंगी, फिर भी प्रेक्षा को एक कॉल तक नहीं किया और तुम उसका साथ दे रहे हो। इतना बोलकर उसने जोर से अपना पैर उसके पैर पर दे मारा और बिना उसकी तरफ देखे केविन से बाहर निकल गई। इधर केविन के अंदर तना अपना पैर पकड़कर चिल्लाते हुए, ओ गॉड, कितनी जहर लड़की है, कितनी जोर का मारा है मुझे। क्या होगा तेरा तना? अगर इस लड़की से प्यार ना होता ना तो इसे ऑफिस से कब का आउट कर देता। इसे ये प्यार क्या ना करा दे। अभी को साधु बना दिया और मुझे मेरे ऑफिस की घंटी, जिसे ये रीति नाम की देवी रोज बजाती रहती है। इतना बोल वो फिर से फाइल लेकर बैठ गया। क्रिया और प्रेक्षा जैसे ही दादी जी के पास गईं, उन्होंने बोला, बेटा तुम दोनों अगर फ्री हो तो मेरे साथ मंदिर तक चलो, आज मेरा बहुत मन घबरा रहा है। तभी मिसेस करुणा जी भी उन दोनों के पास आकर बोली, हाँ बेटा जाओ, तुम दोनों रेडी हो जाओ, मैं भी साथ चलूँगी। जी माँ, हम आते हैं। इतना बोलकर दोनों अपने कमरे में चली गईं। आज प्रेक्षा को अनजाना सा डर और घबराहट लग रहा था। उसने खुद ही खुद में बोला, आप ठीक तो होंगे ना अभी? कुछ सोचकर उसने आज इतने दिन बाद मैसेज टाइप किया, अभी आपको इतना इंतजार कराने के लिए सॉरी। जब आप घर आएंगे तो आपको अपनी वही प्रेक्षा मिलेगी जिसे आपने अपने दिल में जगह दी है। हर बात कहनी जरूरी नहीं है, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। हम आपका इंतजार करेंगे, जल्दी आना, आपकी प्रेक्षा। और फिर वो मैसेज अभ्युदय को सेंड कर दिया। कुछ समय बाद ही सब मंदिर के लिए निकल गए। जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों में पहुंचने को हुए, एक वैन सामने आकर रुक गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वैन का डोर खुला और किसी ने प्रेक्षा को अंदर खींच लिया और देखते ही देखते वो वैन आंखों से ओझल हो चुकी थी। सब कुछ इतना जल्दी से हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। इधर ऑफिस में तना रीति के सामने सर झुकाए खड़ा था और रीति उसे ही घूर रही थी। तभी तना ने बोला, अगर तुम्हारा जवाब ना है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी लाइफ भी अभी प्रेक्षा जैसी हो जाए। जरूरी नहीं कि मुझे तुमसे प्यार है तो तुम्हें भी मुझसे हो। इतना बोल वो फिर से चुप हुआ और वापस जाने लगा। रीति ने उसे रोकते हुए बोला, क्या जवाब लिए बिना जाओगे? कभी कभी खामोशी को भी समझना चाहिए, जवाब तो हर कोई देता है। इतना सुनते ही तना ने रीति की तरफ देखा।
आज उसकी आंखों में उसे कोई गुस्सा नजर नहीं आ रहा था। उसने नोटिस किया कि आज रीति की आंखों में अलग ही चमक थी। रीति ने फिर से बोलना शुरू किया, मुझे लगा था कि तुम कुंवारे ही मरोगे, लेकिन फाइनली तुम्हारा दिमाग सही काम करने लगा। वैसे अब हम जल्दी ही शादी करेंगे, क्योंकि जितना तुम्हारा दिमाग है ना, उस हिसाब से मुझे तुम्हारी लाइफ में जल्दी आकर तुम्हें सुधारना बहुत जरूरी है। तुम्हारी बेअक्ली का भुगतान बेचारी मेरी बेइज्जती कर रही है, और वो बिना किसी काम का अभ्युदय। रोज तो हर जगह अपनी आशिकी दिखाता था, पर अब उसे नहीं दिखाई दे रहा। मेरी प्रेक्षा उसे कितना मिस कर रही है। बोलते हुए वो तनय के पास आई और उसके गले लग गई। सॉरी तनय, तुम्हें बहुत परेशान किया ना मैंने। तनय, नहीं, मुझे पता है कि तुम दिल की बहुत साफ लड़की हो। दोनों इस बात से अनजान कि मिस्टर दिग्विजय उनके केबिन में आ गए हैं। उन्होंने बोला, वैसे तुम दोनों तो हमें बताकर शादी करोगे ना, कि उस नालायक अभी की तरह छुप कर ही शादी कर लोगे। जैसे ही दोनों के कानों में उनकी आवाज़ गई, दोनों झटके से अलग हो गए और सर झुका लिया। तुम सब बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा। हम खुश हैं कि आपने एक साथ फैसला किया अपनी लाइफ का। इतना बोलकर उन्होंने दोनों के सर पर हाथ रख दिया और बोले, तनय, मैं जरूरी काम से आउट ऑफ इंडिया के लिए निकल रहा हूँ। प्रभाव मीटिंग में है, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे आने में 15 दिन तो लग ही जाएंगे। तुम प्रभाव से बता देना। और रीति बेटा, आप प्रेक्षा का ध्यान रखना। इतना बोलकर वो वहाँ से चले गए। मंदिर में सब बहुत परेशान थे। उन सबको समझ ही नहीं आ रहा वो क्या करें। उन्होंने मिस्टर दिग्विजय को कॉल किया तो कनेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो प्लेन में थे। क्रिया ने भी प्रभाव को कॉल किया, उसका फ़ोन साइलेंट में था, तो उसने भी कॉल रिसीव नहीं किया। सब परेशान। तभी कुछ सोचकर मिसेज करुणा ने तनय को कॉल किया। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, मिसेज करुणा ने उसे सारी बात बता दी। इधर तनय सारी बात सुनकर शॉक्ड रह गया। फिर बोला, मैं आ रहा हूँ, आप परेशान मत हो। इतना बोलकर वो ऑफिस से निकल गया। तनय सबको घर लेकर आ गया था। प्रभाव भी मीटिंग छोड़कर घर में आ गया था। तनय भी बार बार अभ्युदय को कॉल कर रहा था। इन महीनों में पहली बार था जब अभ्युदय तनय का कॉल रिसीव नहीं किया था। घर में सभी परेशान हो चुके थे। इन सब में किसी को भी ये ध्यान नहीं आया कि पुलिस में इन्फॉर्म कर दें। दूसरी तरफ अभ्युदय पुलिस स्टेशन में बैठा था। वहां से उसे फोन करके बताया गया था कि जिन 2 लोगों के अगेंस्ट उसने प्रूफ देकर उन्हें सजा दिलवाने में पुलिस की हेल्प की थी, वो लोग जेल से 4 दिन पहले से फरार हैं। ये सब सुनकर वो बहुत परेशान था, क्योंकि वो 2 लोग प्रेक्षा के चाचा और उनका बेटा थे। इन सब में उसे एक बार भी ध्यान नहीं आया कि उसका फ़ोन तो वो अपने रूम में ही भूल आया था। रूम पहुंचकर उसने जब अपना फ़ोन देखा तो उसमें तनय के 120 मिस कॉल थे। उसने तुरंत कॉल बैक किया। सामने से तनय की परेशान सी आवाज़ आई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, तनय ने उसे पूरी बात बता दी। अभ्युदय ने कुछ देर उससे बात की और उसे कुछ बताकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। एक अंधेरे से घर में प्रेक्षा को होश आया तो उसे मंदिर से बाहर से लेकर सारी घटना घूम गई। उसे बैन में किसी ने खींचा, जैसे वो कुछ बोल पाती। किसी ने उसके नाक पे रुमाल रखा और वो बेहोश हो गई। इतना याद आते ही उसने पहले खुद को देखा, फिर अपने चारों तरफ देखा तो पाया कि वो उसी का घर है और उसके पापा का कमरा था। उसे जैसे कुछ समझ आ गया हो। उसने पहले अपने फ़ोन को चेक किया और कोई नंबर डायल करने लगी। इससे पहले वह कुछ कर पाती, अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने से मिस्टर रणधीर के साथ आलोक भी अंदर आ गया। प्रेक्षा के अंदर कोई भाव नहीं थे, जैसे वो पहले ही समझ गई हो कि यही लोग आने वाले हैं। आलोक के हाथ में कुछ पेपर थे, वहीं मिस्टर रणधीर शर्मा के हाथ में पिस्टल थी, जिससे वो कहे जा रहे थे, आलोक, प्रेक्षा तुम्हें होश में आने में काफ़ी टाइम पहले ही लग गया है और हमारे पास टाइम वैसे भी कम है। आई होप तुम समझ गई होगी कि तुम्हें क्या करना है, तो जल्दी से इसमें साइन कर दो। तुम्हारी उस दोस्त से तो हम कभी भी निपट लेंगे। प्रेक्षा, अगर आप मुझे जान से भी मार देंगे तब भी नहीं करूँगी। वो सब मेरे पापा के मेहनत से कमाई गई प्रॉपर्टी है और इसमें कुछ अच्छा काम नहीं होगा। आपके लिए मैं खुद की नज़र में तो नहीं गिर सकती। इतना सुनते ही मिस्टर रणधीर ने आगे बढ़कर एक जोर का तमाचा प्रेक्षा के गाल पर दे मारा। दर्द से उसने अपनी आंखें मींच लीं। आलोक ने आगे आते हुए बोला, तुम्हें मार तो वैसे भी देंगे, लेकिन प्रॉपर्टी लेने के बाद।
ये सब सुनकर प्रेक्षा ने अपना सिर उठाया और बोला, कभी नहीं, और उठकर खड़ी हो गई। उसने आलोक को मिस्टर रणधीर शर्मा के ऊपर धक्का दे दिया। आलोक मिस्टर रणधीर के ऊपर जा गिरा तो पिस्टल उनके हाथ से छिटक कर दूर हो गई। बस इतने में ही प्रेक्षा ने अभी यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी और वहाँ से बाहर की ओर भागी। तभी वो किसी खंबे से टकरा गई। उसने सर उठाकर जैसे ही देखा तो उसकी आंख में आंसू आ गए। वो किसी खंबे से नहीं बल्कि अभ्युदय से टकराई थी। उसे महीनों बाद देखकर प्रेक्षा को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब उसे ध्यान आया कि वो इस वक्त कहाँ है तो उसने पलटकर देखा। अब तक रणधीर शर्मा के साथ आलोक भी संभल चुका था, लेकिन इस बार पिस्टल आलोक के हाथ में थी। अभ्युदय ने आगे बढ़ते हुए कहा, वैसे इतने गुनाह करते हुए तुम लोगों के अंदर जो लालच कम नहीं हो रहा, उसकी भरपाई के लिए तुम्हें इस बात को छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर उसने कदम उठाए, लेकिन तभी आलोक ने बोला, कैसे रहेगा अगर मैं पहले तुम्हें मार दूं तो? तभी प्रेक्षा चिल्लाई, सोचना भी मत उसे कुछ करने की। आलोक, अब तो जरूर ऐसा ही करूँगा। हमारी लैब तुम दोनों के कारण बर्बाद हो गई, तो अब तुम्हें भी मैं खुश नहीं रहने दूंगा। इतना बोल उसने गन अभ्युदय के ऊपर तान दी। इस समय प्रेक्षा की नज़रों में अपने लिए फिक्र और खोने का डर अभ्युदय साफ देख पा रहा था। इसी वजह से उसने ध्यान नहीं दिया कि आलोक ने गन तान रखी है। तभी उस कमरे में एक गोली चलने की आवाज़ गूंजी और प्रेक्षा वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। कुछ घंटों बाद प्रेक्षा होश में आई तो उसने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। उसने चारों ओर नज़र घुमाई तो देखा कि मिस्टर दिग्विजय के साथ पूरे परिवार के लोग वहीं खड़े हैं और साइड में दादी बैठी हैं। फिर उसकी नज़र किसी को तलाश रही थी। वो जल्दी से उठी, तभी उसे अपने सिर में जोर से दर्द का एहसास हुआ। फिर भी वो खुद को संभालते हुए बाहर की ओर दौड़ गई। पूरा परिवार हैरान होकर खड़ा रह गया। तभी रीति ने उसे आवाज लगाते हुए जल्दी ही उसके पास आ गई। रीति, क्या हुआ? कहाँ जा रही है? तेरे सिर में चोट लगी है, चल अभी आराम कर। उसने जैसे ही प्रेक्षा का हाथ पकड़कर अपनी ओर किया, उसने देखा कि प्रेक्षा कांप रही है और उसकी आंखों में आंसू छलक आए हैं। उसने जैसे ही देखा तो बोली, क्या हुआ? प्रेक्षा रोते हुए, उन्होंने गोली मार दी। रीति, किसे? आज रीति सीरियस लग रही थी। उसने नॉर्मल होकर पूछा। प्रेक्षा जोर से रोते बिलखते हुए, उन्होंने मेरे अभी को गोली मार दी, मेरे सामने ही। रीति, उन्होंने मेरी वजह से उसे गोली मार दी। इतना बोल वो रोते हुए ही फिर बोली, तुझे पता है उसने मुझसे शादी की थी, लेकिन कभी किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं किया, हमेशा मेरी रिस्पेक्ट किया। और मैंने क्या किया? मुझे उसकी इन्हीं बातों से प्यार हो गया उससे। लेकिन देखना, जब तक एहसास हुआ वो मेरी बात सुने बिना ही पता नहीं कहाँ चला गया। फिर भी उसके आने की उम्मीद तो थी। बोलता था कि वो सिर्फ मेरा है, और अब देखो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा। इतना बोल वो रीति को पकड़कर रोने लगी। तभी उसके कानों में अभ्युदय की आवाज़ सुनाई दी, मैं आज भी तुम्हारा ही हूँ। इतना सुनकर वो उस ओर मुड़ी जिधर से आवाज़ आ रही थी। उसने देखा अभ्युदय हाथ में मेडिसिन के पैकेट लिए हुए उसे ही देख रहा है। उसने फिर से बोला, मैं आज भी तुम्हारा ही हूँ, लेकिन तुम आज भी अपने छाता की ही हो। और देखो ना, तुम्हारी वजह से उस छाता पर बारिश की बूंदी नहीं गिर पा रही है। ये बोल वो तनय को देखने लगा। अब तनय और रीति दोनों ही शर्माने लगे थे। प्रेक्षा ने सबको अनदेखा करते हुए सीधे अभ्युदय के गले जाकर लग गई और बोली, तुम ठीक तो हो ना? और उसे सब तरफ से देखने लगी कि कहीं कोई चोट तो नहीं लगी है। जब उसे लगा सब ठीक है तो उसने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा तो अभ्युदय ने सब समझते हुए बोला, पहले घर चलो, सब बताता हूँ। कुछ देर बाद घर में सभी लोग प्रेक्षा के साथ ही सोफे पर बैठे हुए थे और अभ्युदय एक चेयर लिए बैठा हुआ था। उसने एक नज़र प्रेक्षा पर डाली और फिर बताने लगा। फ्लैशबैक, जैसे ही गोली चली प्रेक्षा बेहोश हो चुकी थी और साथ ही अभ्युदय के सामने खड़ा आलोक भी जमीन पर पड़ा था और उसके पास ही खून भी था जो कि आलोक के सीने से बहा जा रहा था। पुलिस वालों ने अंदर आते हुए कहा, सॉरी फॉर लेट सर। इतना बोल वो रणधीर के पास पहुंच गए जो अपने बेटे को ऐसे देखकर जड़ हो चुका था।
पुलिस ने उसके बेटे पर गोली चला दी थी, क्योंकि हुआ ये था कि अभ्युदय वहां पर पुलिस लेकर गया था और उन्हें बाहर रहने का बोलकर अकेले अंदर चला गया था। अभ्युदय प्रेक्षा के पास गया तो देखा जब वो गिरी हुई थी और उसके सर पर चोट लगी थी और वो बेहोश हो चुकी थी। उसे लेकर वो हॉस्पिटल आ गया और फैमिली में सबको कॉल किया। मिस्टर दिग्विजय को भी प्रेक्षा के किडनैपिंग का पता चला तो वो भी वापस आ गए थे। आलोक को ऑन द स्पॉट डेथ क्लियर कर दिया गया। रणधीर शर्मा ने जिस बेटे के लिए अपने भाई को मार डाला था, आज वो बेटा ही नहीं रहा था। उन्होंने चुपचाप सरेंडर कर अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया था। प्रेजेंट में सब बात सुनने के बाद प्रेक्षा ने अभ्युदय का हाथ जैसे ही पकड़ा, अभ्युदय ने उस पर मजबूत पकड़ करते हुए बोला, अब भी नाराज हो मुझसे? प्रेक्षा ने बोला, नहीं, जिंदगी बार बार मौके नहीं देती है, तो जब तक है आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इन सब बातों में वो दोनों ये भूल ही गए थे कि पूरा परिवार उनके सामने ही बैठा हुआ है। दादी माँ बोली, करुणा बहू, तू जरा मुझे मेरे रूम में पहुंचाने में मदद कर दे। मिसेस करुणा उठते हुए साथ में मिस्टर दिग्विजय को भी साथ चलने को बोला। क्रिया भी प्रभाव को लेकर अपने कमरे में चली गई। तनय और रीति एक साथ, अहम अहम, क्या जमाना आ गया है। आजकल लोग बड़े बुजुर्गों के सामने भी अपना रोमांस दिखाने लग जाते हैं। थोड़ी भी शर्म नहीं आती? हद होती है यार। प्रेक्षा, तुम लोग बुजुर्ग हो गए हो। रीति, नहीं यार, मैं तो अभी भी जवान हूँ, यही आदमी पगला गया। अभ्युदय भी उठते हुए बोला, वैसे तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? उसकी बात सुनते ही रीति शर्मा गई और तनय अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, जब तुम लोग बोल दो। ये बोल वो रीति का हाथ पकड़कर जाते हुए बोला, चलो ऑफिस में कुछ काम है। इतना बोल वो दोनों बाहर चले गए। वहीं प्रेक्षा बोली, ये सब कब हुआ? अभ्युदय, जब तुमने ऑफिस छोड़कर घर संभाल लिया था मेरे जाने के बाद। इतना बोलकर वो मुस्कुरा दिया। रात को जब प्रेक्षा कमरे में आई तब उसने अभ्युदय को लैपटॉप पर काम करते हुए देखा तो पूछा, क्या कर रहे हो आप? अभ्युदय, सोच रहा हूँ अपना ट्रांसफ़र अमरपुर के लिए करा लें तो तुम्हारे और रीति के लिए भी सब सही हो जाएगा। प्रेक्षा, वैसे अभी तक आपने बताया नहीं कि आप थे कहाँ? अभ्युदय ने अपना लैपटॉप किनारे रखा और बेड की ओर बढ़ते हुए बोला, शिमला में था। और ये कहते हुए वो आकर प्रेक्षा की गोद में सर रखकर लेट गया और बोला, तुम्हें पता है प्रेक्षा, इस तरह तुम्हारी गोद में सिर रखकर तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन तुमने आज मौका दिया। आज बहुत दिनों के बाद दोनों बातें करते करते ही जाने किस पहर सो गए, उन्हें खुद नहीं पता चला। आज दोनों के ही होठों पर मुस्कुराहट और चेहरे पर जहां भर का सुकून था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।